आज हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के एमसीक्यूज़ देखेंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है वो उत्तराखंड यूपी एंड अदर जुडिशरी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यदि प्रतिभूति रकम 100 रुपये से कम हो तो साधारण गिरवी संपत्ति की डिलीवरी से हो सकती है, प्रमाणिक लेख से हो सकती है, अपंजीकृत लेख के द्वारा हो सकती है, दो साक्ष्य द्वारा प्रमाणीकृत एवं पंजीकृत लेख द्वारा हो सकती है। तो इसका हम राइट आंसर देखने से पहले गेस करेंगे। तो आई होप इसका राइट आंसर ए हो सकता है। तो इसका राइट आंसर ए है, गिरवी संपत्ति की डिलीवरी से हो सकती है। 100 रुपये से कम होती है तो ये आपको मालूम होना चाहिए, बिना रजिस्ट्रेशन के या ओनली डिलीवरी के द्वारा ही हो सकती है। और 100 रुपये से अधिक है तो रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होता है। संपत्ति नियंत्रण अधिनियम के प्रावधान निम्नलिखित में से किसी को प्रभावशील नहीं होते हैं? अचल संपत्ति के दान को, चल संपत्ति की, अचल संपत्ति की गिरवी, अचल संपत्ति के पट्टे होते हैं, चल संपत्ति के विक्रय को संपत्ति नियंत्रण के प्रावधान प्रभावशील नहीं होते हैं। अचल संपत्ति कौन सी नहीं है? जमीन का पट्टा, उगने वाली फसलें, रास्ते का अधिकार, अचल संपत्ति के आमदनी के हित। तो आई होप इसका आंसर आपने गैस कर लिया होगा। तो आई थिंक इसका आंसर उगने वाली फसलें होनी चाहिए क्योंकि ये चल संपत्ति में आती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उगने वाली फसल। निम्नलिखित में से कौन सी दशा में स्थावर संपत्ति का अंतरण लिखे बिना किया जा सकेगा? 100 रुपये से अधिक मूल्य की संपत्ति का विक्रय, 11 मास की अवधि का पट्टा, विनिमय या अनुचितवाद। इसका राइट आंसर है 11 माह की अवधि का पट्टा लिखे बिना किया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो अचल संपत्ति, इसे हम सीधे आंसर देखते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, पट्टे के पंजीकृत लेख द्वारा पट्टादाता तथा पट्टे ग्रहीता दोनों के हस्ताक्षर आवश्यक नहीं है। तो ये रॉन्ग आंसर है, जबकि हस्ताक्षर आवश्यक हैं पट्टे के पंजीकृत लेख द्वारा। निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो 100 रुपये से कम मूल्य की अचल संपत्ति का दान ग्रहीता को परिदान कैसे हो सकता है? 100 रुपये से अधिक की अचल संपत्ति का दान, सॉरी इसमें गलत आंसर है। तो इसका राइट आंसर ये है, ऑप्शन नंबर ए है, 100 रुपये से कम मूल्य की अचल संपत्ति का दान क्रेता को परिदान करने से हो सकता है। ये अचल संपत्ति की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, विधिवत दान के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दान ग्रहीता उसे स्वीकार करे। तो ये गलत है क्योंकि दान को स्वीकार करना आवश्यक होता है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा हित अंतरणीय नहीं है? समाश्रित हित, निहित हित, उत्तराधिकार की संभावना पर आधारित। इसका राइट आंसर आई होप आप लोग जानते होंगे, ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि टीपीए का सेक्शन 6 यही बताता है कि उत्तराधिकार की संभावना मात्र का अधिकार ये इस पर ट्रांसफरेबल नहीं है। आजाद व्यक्ति के पक्ष में हित सृजित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? जीवित व्यक्ति के पक्ष में पूर्व जीवन काल हित का सृजन, अंतिम जीवनकालीन हित समाप्त होने के पहले आजाद व्यक्ति का जन्म होना, आजाद व्यक्ति का अंतिम हित या सभी। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त में से सही, सभी होने आवश्यक हैं। हित का सृजन, आजाद व्यक्ति का जन्म और आत्यंतिक होना चाहिए, एब्सोल्यूट हित होना चाहिए, ठीक है। तो क्या है, दान पत्र द्वारा खै को 5,000 रुपये का बीमा हाथी तथा झोपड़ी दान में देते हैं। इस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खै को यदि दान स्वीकार करना है तो उसे तीनों ही वस्तुएं लेनी होंगी। वो ये नहीं कह सकता कि मैं एक को छोड़ रहा हूँ दूसरे को ले रहा हूँ। दान में उसे सब कुछ स्वीकार करना होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अचल संपत्ति की श्रेणी में नहीं आता है? तो ये सीलिंग फैन का विक्रय अचल संपत्ति की श्रेणी में नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन अचल संपत्ति में सम्मिलित है? तो बढ़ता हुआ महुए का पेड़, महुए के झाड़ अचल संपत्ति में आता है, जबकि घास उगती फसलें, खड़े काष्ठ नहीं आते हैं। और कौन 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 नहीं आते हैं? हमने देखा सीलिंग फैन नहीं आता, बल्कि सुख अधिकार, भूमि और हाट एवं पट्टे का अधिकार आता है। अंतरण लिखित मौखिक दोनों प्रकार से हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक भी किया जा सकता है? तो आई होप आप सभी जानते होंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अचल संपत्ति का विक्रय यदि मूल्य 80 रुपये है। ठीक, धारा 11 संपत्ति अंतरण के अपवाद स्वरूप निम्न में से किसे कहा जाता है? तो धारा 11 का अपवाद है दोनों जहां उसी संपत्ति के टुकड़े दूसरे टुकड़े के फायदे के लिए निर्देश हो और दान पत्र में ऐसा निर्देश विखंडन की शर्त हो। क्योंकि धारा 11 कहती है कि ट्रांसफ़र एब्सोल्यूट होना चाहिए, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन लगनी चाहिए, लेकिन यदि वह उसके किसी दूसरे टुकड़े जुड़े हुए दूसरे टुकड़े के फायदे के लिए है तो अंतरण हो सकता पर शर्त लगाई जा सकती है, जहाँ पर दान पत्र में ऐसा निर्देश विखंडन की शर्त हो।
अब इसमें हमें राइट आंसर देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो निहित हित अंतरण एवं उत्तराधिकार के योग्य होता है, सही है। निहित हित कब्जा भी प्राप्त करने से पहले अंतरित की मृत्यु हो जाने पर निष्फल नहीं होता है, बिल्कुल सही है। निहित हित न्यायालय द्वारा कुर्की की योग्य होता है, सभी सही है। ये तथा बी ने करार किया कि एक तथा उसके वंशज बे तथा उसके परिवार वालों को पीढ़ी दर पीढ़ी का पुजारी नियुक्त करेंगे। इस समस्या में शाश्वतता वैध है, क्योंकि लोक कल्याण से संबंधित जो होते हैं ना ये ट्रांसफर, इनको शाश्वतता वैध होती है। निम्नलिखित में से कौन से तरीके संपत्ति बंधक द्वारा अंतरित करने के लिए अपनाए जाते हैं? तो उपयुक्त सभी, जिसे रजिस्ट्रीकृत प्रलेख कब्जे की दिहानी द्वारा हक के विलेख जमा करके, ठीक है। न्यायोचित सूचना का सिद्धांत संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में लागू नहीं होता है? तो ये धारा 100 पर लागू नहीं होता है। धारा 100 क्या बताती है? ये चार्ज बताती है, यानी भार। एक सर्वस्व अदाता दाता के ऋणदाताओं के प्रति दायित्वधीन है। सर्वस्व अदाता का दायित्व होता है उसके पास दान स्वरूप की गई संपत्ति के मूल्य की सीमा तक होता है। निम्नलिखित में से कौन संप्रहण द्वारा पट्टे के पर्यवसान का आधार है? तो अभियुक्त शर्त के भंग होने पर। नेक्स्ट देखेंगे, एन ए 3 संपत्तियाँ AXYZ का बे को बंधक रख दिया, बाद में उसमें से अपनी एक संपत्ति को से के लिए बेच दिया। इन परिस्थितियों में जो बे है वो प्रथमतः YMZ से तथा बाद में X से धन वसूल कर सकता है, ठीक। ABC ने अपने संयुक्त परिवार की संपत्ति का बंटवारा किया तथा साथ ही ये निश्चित किया कि यदि उसमें से किसी के भी कोई उत्तराधिकारी नहीं हो तो वह अपना भाग बेच नहीं सकेगा और अन्य रिश्तेदारों को छोड़ देगा। तो संपत्ति के हस्तांतरण के अंतर्गत यह शर्त कैसी है? अवैध है। मोचन के अधिकार का उद्देश्य सामयिक सिद्धांत का पुष्टिकरण है। बंधक विलेख में शामिल कोई भी शर्त निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में मोचन पर अवरोध कहलाएगी? तो ये उपयुक्त सभी परिस्थितियों में अवरोध वाली शर्त बंधकी पर होनी चाहिए। अवरोध बंधक विलेख एवं व्यवहार नहीं होनी चाहिए। ऐसी शर्त अनार्थिक, अत्याचारपूर्ण एवं सद्भावना के प्रतिकूल होनी चाहिए। दो अधिकारों में से चुनना या जहाँ यह स्पष्ट हो आशय होगी उन दोनों का उपभोग आश्रित नहीं था, क्या कहलाता? तो आई होप सभी जानते होंगे इसको। ऑप्शन नंबर बी राइट होना चाहिए। तो ये निर्वाचन का सिद्धांत कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। संपत्ति के अंतरण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है? सक्षम अंतरणकर्ता अंतरित संपत्ति अंतरण को स्वीकार करने के लिए अंतरित का सक्षम होना, यही राइट आंसर। अंतरण को स्वीकार करने के लिए अंतरित का सक्षम होना आवश्यक तत्व नहीं है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में दान को परिभाषित किया गया था? आई होप सभी जानते होंगे, 122 में है। X एक जमींदार ने A को करार किया कि उसके उत्तराधिकारी और वह प्रतिमाह 100 रुपये की दर से A को और उसके उत्तराधिकारियों को भरण पोषण रूप में देंगे। A के उत्तराधिकारियों में से किसी ने X को उत्तराधिकारी के रूप में विरुद्ध भरण पोषण के लिए दावा किया। इस बात में करार वैध है क्योंकि शाश्वतता के विरुद्ध नियम इसको समाप्त नहीं करता। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख वाद संपत्ति अंतरण अधिनियम से संबंधित है? तो आई होप सभी जानते हैं, चुन जहाँ विरुद्ध इबादत का बाद। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 41 विबंध विधि के संविधिक प्रवर्तन में यह कथन है कि जो 41 है वो विबंध विधि का संविधिक प्रवर्तन है, यह सत्य है। एक व्यक्ति अपने से अच्छा स्वतंत्रित नहीं कर सकता है। इस सूत्र के बाद संपत्ति अंतरण अधिनियम की किन धाराओं में समाहित है? तो आई होप सभी जानते होंगे, 41 एवं 43। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक दान के लिए आवश्यक तत्व नहीं है? तो प्रतिफल का होना, दान देने वाला है, दान लेने वाला है, अंतरण। तो आई होप सभी जानते होंगे प्रतिफल दान में आवश्यक नहीं है। 1 लाख रुपए का दान बे को देता है इस शर्त के साथ कि 1 लाख में से एक कभी भी अपनी इच्छा से 10,000 रुपये वापस ले लेगा। इस प्रकरण में यह दान आंशिक रूप से विधिमान्य है, जहाँ उसने शर्त लगाई है वो विधिमान्य नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक आंशिक पालन के सिद्धांत के लिए आवश्यक है? तो ये संविदा चल संपत्ति के लिए हुई हो, ये आंशिक सिद्धांत के लिए आवश्यक है। शाश्वतता के विरुद्ध नियम संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा पर वर्णित हैं? तो ये आई होप सभी जानते होंगे, धारा 14 है। शाश्वतता के विरुद्ध नियम लागू नहीं होगा जहाँ जनहित के लिए अंतित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दान के बारे में अदाता प्रतिग्रहण से पूर्व मर जाता है तो दान कैसा होता है? शून्य होता है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में आंशिक पालन का सिद्धांत है? तो आई होप सो जानते होंगे, 53A में है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। एवं वे दो भाई अपनी संपत्ति का बंटवारा करते हैं और साथ ही ये निश्चित करते हैं कि यदि इनमें से कोई भी अपनी संपत्ति अथवा उसका हिस्सा बेचेगा तो परिवार के लिए नितांत अजनबी व्यक्ति को नहीं बेचेगा। तो ये शर्त कैसी है? तो आई होप सभी जानते हैं कि ये शर्त वैध है। राइट आंसर ए है। न्यायालय ने निम्नलिखित संपत्तियों में से किसको स्थावर संपत्ति के रूप में मान्यता दी है?
मान्यता नहीं दी है तो पूजा करने का अधिकार, क्योंकि ये चल संपत्ति संबंधी अधिकार है। मार्ग अधिकार, स्थावर संपत्ति, भाटा वसूल का अधिकार, मच्छीवर्ती का अधिकार अचल है। चुनाव का सिद्धांत निम्न में से किस पर लागू नहीं होता है? तो ये हिंदू, मुसलमान, ईसाई तीनों पर लागू होता है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत चुनाव के सिद्धांत का आधार है कि एक व्यक्ति लिखित का लाभ ले रहा है, उसे भार वहन अवश्य करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा संपत्ति अंतरण अधिनियम रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज के बिना किया जा सकता है? तो हक दस्तावेजों के निक्षेप द्वारा बंधक, जबकि प्रतिभूति मूलधन 100 रुपये अधिक है। व्यय द्वारा अनधिकृत व्यय की ओर से स्थावर संपत्ति खरीदता है जिस पर विलंघन की उसे सूचना है, बाद में वह उसे क्रय का अनुसमर्थन करता है और मूल्य चुका देता है। इन परिस्थितियों में विधि यह मानती है कि प्रारंभ से ही व्यय का विकर्ता था। दस्तावेज के संबंध में अनुप्रमाणित का अर्थ है द्वय अधिक ने साक्ष्य ने साक्षित किया हो। मोहन हेमंत को संपत्ति का दान इस शर्त के साथ करता है कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण करे और यदि 18 वर्ष के पूर्व मर जाए तो संपत्ति राजेश को मिलेगी। हेमंत का हित कैसा है? तो ये निहित हित है। ठीक है, मोचन का अधिकार प्रयोग में लाया जा सकता है तो उपरोक्त में से किसी प्रकार से न्यायालय के बाहर बंधकदार से बंधक धन का भुगतान करके, बंधक पर शोध राशि न्यायालय में जमा करके, विमोचन हेतु नियमित दावा करके। ऐने वैसे ऐसी संपत्ति के हक विलेखों को मुंबई में निक्षेप करके कुछ धन उधार लिया, जो संपत्ति भोलापुरा में स्थित है। भोलापुरा अधिसूचित शहर नहीं है। बंधक का मुंबई में रजिस्ट्रीकरण नहीं किया गया। बैन ने बंधक संपत्ति के विक्रय के लिए वाद प्रस्तुत किया। यहाँ बंधक कैसा है? वैध है, क्योंकि मुंबई से बाहर स्थित संपत्ति का बंधक मुंबई में हक विलेखों के निक्षेप द्वारा किया जा सकता है। बताइए कि भार के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? तो ये कब्जे का परिधान आवश्यक है, ये भार के लिए आवश्यक नहीं है। संपत्ति अंतरण अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं तो आई होप सभी जानते हो पक्षकारों द्वारा के कार्य द्वारा किए गए अंतरण पर। स्थावर संपत्ति के अंतर्गत नहीं आते हैं तो ये सभी नहीं आती हैं। उगती फसलें, खड़ा काष्ठ, घास आदि स्थावर संपत्ति के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संपत्ति के पट्टे के बारे में यह समझाइए कि यह वर्षानुवर्षी है। ठीक, एक खेत 1000 रुपये में किराए पर बै को देता है एवं खेत को कुंतलित करता है। बै अंतरण के पश्चात भी सद्भाव से को किराया देता है, क्योंकि उसे अंतरण की सूचना नहीं है। अंतरण के पश्चात किराए को वसूल करने के लिए बै के विरुद्ध दावा करता है। क्या बै से किराया वसूल करने का अधिकारी है? तो बै ने को सद्भाव से किराया चुकाया है, क्योंकि उसे अंतरण की सूचना नहीं दी, अतः वह वसूल नहीं कर सकता। लिखित से अभिप्रेत है तो आई होप सभी जानते होंगे। अवश्य लिखित अभिप्रेत है। एक दान पत्र निष्पादित और सत्यापन करके दाता को सौंप दिया गया। दाता ने दान को स्वीकार कर लिया। विलय के रजिस्ट्रीकरण से पहले दाता दान का प्रतिसंग्रहण करना चाहता है। दाताओं को सलाह दे तो दान पूर्ण है, विलय का रजिस्ट्रीकरण बाद में हो सकता है। दान में 1 लाख रुपये बै को देता है तथा बै की सहमति से उस 1 लाख में से 10,000 रुपये अपनी इच्छा से वापस लेने के लिए अधिकार अपने पास रखता है। यहाँ दान कैसा है? 90,000 रुपये के लिए वैध है तथा 10,000 रुपये के लिए शून्य है। किसी लिखित के संबंध में अनुप्रमाणित से विपरीत है तो 2 या 2 से अधिक साक्षी द्वारा अनुप्रमाणित। निम्नलिखित में से कौन सी दशा में स्थावर संपत्ति के अंदर लिखे बिना किया जा सकता है? तो ये 11 मास की अवधि का पट्टा क्या अंतरित किया जा सकता है? तो किसी उत्तरभाव्य शर्त भंग के कारण स्वामी को पुनः प्रवेश का अधिकार। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत सूचना कोटि में नहीं आते हैं तो रजिस्ट्री कर जहाँ लिखित अनिवार्य रजिस्ट्री योग्य हो। 500 रुपये बै को उसके प्राप्त होने या विवाह करने पर उसके ये जाने के लिए इस उपबंध के साथ अंतरित करता है कि यदि बै प्राप्त व्यय ही मर जाए या सह की सम्मति के बिना विवाह कर ले तो वे 500 रुपये दै को मिलेंगे। बै केवल 17 वर्ष की आयु में और सह की सम्मति के बिना विवाह करता है। 500 रुपये किसको मिलेंगे? तो ये मिलेंगे दै को। नेक्स्ट देखते हैं, भूबद्ध से अभिप्रेत है तो उपरोक्त सभी रहेंगे भूमि मूलित, भूमि विनिष्ठ और पेड़ सभी। ठीक, निम्नलिखित में क्या अंतरित नहीं किया जा सकता है? तो किसी प्रत्यक्ष वारिस की संप्रदागत उत्तराधिकार होने की संभावना मात्र। सेक्शन 60 ये कहता है सर। सुल्तानपुर का खेत सह की संपत्ति है, उसका मूल्य 1000 रुपये है। उसे दान की लिखत द्वारा बै को अंतरित करने की प्रयोजन करता है और उसी लिखत द्वारा सह को 1 लाख रुपये दे देता है। तो निर्वाचन से पहले मर जाता है तो बै के प्रतिनिधि से 80,000 रुपये प्राप्त करने का अधिकारी है। सद्भावनापूर्वक ये विश्वास करते हुए कि उस पर उसका अत्यंतिक
है, वह की भूमि पर फसल बो देता है, उसकी बेदखली के समय फसल उगी हुई है, हकदार है किसका? संपूर्ण फसल का। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरण वैध है? तो केवल 99 रुपए के लिए एक रजिस्ट्रीकृत भोग बंधक वैध है। कौन सी संपत्ति अंतरित की जा सकती है? तो किसी भी प्रकार की संपत्ति यदि विधि द्वारा वर्जित न हो। कौन सा अंतरण मौखिक किया जा सकता है? तो पट्टे का त्याग मौखिक किया जा सकता है। वह को 1 लाख रुपए वह की अनुमति से अपना यह अधिकार आरक्षित करते हुए देता है कि वह उन लाख रुपयों में से 10,000 रुपये जब जी चाहे वापस ले सकता है। तो दान 90,000 रुपये के लिए वैध है। स्थावर संपत्ति के पट्टे के पर्यवसान का निम्नलिखित में से कौन सी दशा में नहीं होता है? तो छोड़ देने की सूचना द्वारा पर्यवसान नहीं होता। हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक को कहा जाता है, तो ये कहे जाते हैं सामयिक बंधक। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जीवित व्यक्ति के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो मूर्ति जीवित व्यक्ति के अंतर्गत नहीं आती है। क्या 1,000 रुपये खे को इस शर्त पर अंतरित करता है कि वह गै घे और अड़य की सम्मति से विवाह करे। गै घे और अड़य की सम्मति के बिना खे से विवाह करता है, किंतु विवाह के पश्चात उसकी सम्मति भी प्राप्त करता है। यह समझा जाएगा कि खे ने शर्त पूरी नहीं की है। विचाराधीन वाद का सिद्धांत लागू होता है जहाँ वाद अंतरण विचारण न्यायालय के जयपत्र किंतु अपील की प्रस्तुति के पूर्व किया गया हो। जब विक्रय तथा पुनः विक्रय करने का करार अलग दस्तावेजों में सन्निविष्ट हो तो समयवार बंधक नहीं हो सकता। यह सिद्धांत प्रतिपादित हुआ था झुनझुन झा बनाम शेख इबादत अली में। ने अपना मकान 100 रुपये मासिक किराए पर दे रखा है और जो महीने की अंतिम तारीख को देय होती है, उस मकान को बै को 15 जून को बेच देता है। 30 जून को उसे कितना किराया मिलेगा? तो उसे को 50 रुपये एवं बै को 50 रुपये मिलेंगे। बंधकदार निम्न में से कौन सा धन खर्च करने के लिए बंधककर्ता से पाने का हकदार होता है? तो उपयुक्त सभी दशाओं बंधक संपत्ति की रक्षा विनाश से बचाने के लिए क्या हो? बंधककर्ता के हितों की रक्षा हेतु खर्चा होना चाहिए, पट्टे के नवीनीकरण खर्च हेतु। धारा 52 के लागू होने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक तत्व नहीं है? तो इसके लिए आवश्यक तत्व नहीं है, वाद दुर्विसंधिपूर्ण होना चाहिए। अचल संपत्ति कौन सी नहीं है? तो उगने वाली फसलें अचल संपत्ति नहीं है। कौन सी संपत्ति अंतरित की जा सकती है? तो कोई सी भी संपत्ति, किसी भी प्रकार की संपत्ति यदि विधि द्वारा वर्जित न हो। कौन सा अंतरण मौखिक किया जा सकता है? तो पट्टे का त्याग मौखिक किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। खे को 5,000 रुपये की शर्त पर निश्चित करता है कि वह गै की हत्या कर दे। ऐसा अंतरण कैसा होगा? तो ये शून्य होगा, क्योंकि ये लोकनीति के विरुद्ध है। कि अपनी भांजी मैं को 2,000 रुपये शर्त पर अंतरित करता है कि वह अपनी पति का अभित्याग कर दे। तो ऐसा अंतरण भी कैसा होगा? शून्य होगा। क्या जिम्मे व्यक्ति के पक्ष में अंतरण किया जा सकता है? ट्रस्ट बनाकर किया जा सकता है। जिम्मे व्यक्ति अंतरण पर निहित कवर्जित करता है तो जन्म लेते ही बै को खेत का एक पट्टा इस शर्त पर देता है कि वह 1 घंटे 100 मील चले। पट्टा कैसा है? शून्य है। सुल्तानपुर का खेत की संपत्ति है जिसका मूल्य 6,000 रुपये है। वह उसे दान की लिखत द्वारा मैं को अंतरित करने की प्रयोजना करता है और उसकी लिखत द्वारा को 1 लाख रुपये दे देता है। यदि वह निर्वाचन से पहले मर जाए तो उसका प्रतिनिधि निम्न से कौन सी राशि मैं को देगा? तो 6,000 रुपये। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 53A का आवश्यक तत्व नहीं है, चल संपत्ति। यदि पट्टे के चालू रहने के दौरान संपत्ति में कोई अनुवृद्धि होती है तो ऐसी अनुवृद्धि कैसे पट्टी में समाविष्ट होगी? क्या सादा बंधक सदैव पंजीकृत होना चाहिए? तो हाँ, जो सिंपल मॉर्गेज है ऑलवेज रजिस्ट्रेशन होना चाहिए उसका। संपत्ति अंतरण अधिनियम से कौन से संगत नियम बनाने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो उच्च न्यायालय को। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। तत्प्रतिकूल संविदा या स्थानीय प्रथा विधि या प्रथा न हो तो कृषि का विनिर्माण के प्रयोजन के लिए स्थावर संपत्ति का पट्टा कितनी अवधि का माना जाएगा? तो वर्षानुवर्षीय यानी वार्षिक से वार्षिक माना जाएगा। अधिनियम के उपबंध निम्नलिखित में से किस प्रकार के विक्रयों पर लागू होते हैं? तो स्थावर संपत्ति के विक्रय के बारे में। विक्रय है क्या? कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण। विचाराधीन वाद का सिद्धांत लागू होता है अंतरण विचार न्यायालय के जयपत्र के पश्चात किंतु अपील के प्रस्तुत करने के पूर्व किया गया हो। तो बै को 1 लाख रुपये बै की अनुमति से यह अधिकार आरक्षित करते हुए देता है कि वह उन लाख रुपयों में से 10,000 रुपये जब भी चाहे वापस ले सकेगा। यह दान कैसा है? तो 90,000 रुपये लिखे वैध है और 10,000 रुपये के लिए शून्य है। जिस दान में वर्तमान और भावी संपत्ति दोनों समाविष्ट हों वह भावी दान संपत्ति के विषय में शून्य है। एक बार बंधक सदैव बंधक के सिद्धांत का अभिप्राय कोई बंधक पूर्णतः अमोचनीय नहीं बनाई जा सकती। बंधक में अंतरण
हित का अंतरण है। स्थावर संपत्ति के दान के प्रयोजन के लिए किया गया अंतरण दाता द्वारा या उसकी ओर से हस्ताक्षरित या अनुप्रमाणित रजिस्ट्रीगत लिखित द्वारा। एक फार्म व्यय को इस शर्त पर अंतरित करता है कि अंतरण की तारीख को के पश्चात 3 वर्ष के भीतर वह इंग्लैंड में न जाएगा तो फार्म में उसके हित का अंत हो जाएगा। वे हित अवधि के भीतर इंग्लैंड नहीं जाता है तो हित समाप्त हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। जहाँ स्थावर संपत्ति का पट्टा रजिस्ट्रीगत लिखत द्वारा किया गया वहाँ ऐसी लिखत पट्टाकर्ता एवं पट्टेदार दोनों द्वारा निष्पादित किया जा सकता है। बंधक धन के अंतर्गत आता है मूलधन और ब्याज। स्थावर संपत्ति का वर्षानुवर्षी पट्टा केवल रजिस्ट्रीगत लिखत द्वारा किया जा सकेगा। स्थावर संपत्ति का वर्षानुवर्षी पट्टा या पट्टेदार या पट्टाकर्ता द्वारा 6 मास के लिए किया जा सकता है। वह बंधककर्ता जिसने 2 या अधिक बंधक एक ही बंधकदार के पक्ष में निष्पादित कर दिए हैं तब प्रतिकूल संविदा न हो तो उस समय जब उन बंधकों में से 2 या अधिक बंधकों का मूलधन शोध्य हो जाता है ऐसे किसी एक बंधक का पृथकता या ऐसे बंधकों में से एक साथ ही 2 या अधिक बंधकों का मोचन कराने का हकदार है। संपत्ति अंतर्गत अधिनियम की धारा 58 में कितने प्रकार के बंधक वर्णित हैं? तो 6 प्रकार के। बंधककर्ता का मोचन का अधिकार निम्न में से कब समाप्त होता है? तो पक्षकारों के आपसी कार्य द्वारा। भार का सृजन निम्न में से किस प्रकार से हो सकता है? तो लिखित एवं पंजीकृत द्वारा। भोग बंधक का सर्वाधिक आवश्यक तत्व है संपत्ति के कब्जे का परिधान। संपत्ति अंतरण अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं जहाँ पक्षकारों के कार्य द्वारा संपत्ति का अंतरण किया गया हो। नेक्स्ट चलते हैं। किसी लिखत में संबंध में अनुप्रमाणित से विपरीत है सर्वदा विपरीत होना समझा जाएगा कम से कम कितने? 2 साक्ष्य द्वारा अनुप्रमाणित। संपत्ति के अंतरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये द सही नहीं है। वह स्वयं और एक या अधिक अन्य जीवित व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं कर सकता जब भी कर सकता है। वह कौन सा बंधक है जिसे साम्यपूर्ण बंधक भी कहा जाता है? तो हक विलिखों के निक्षेप द्वारा बंधक को 50 रुपये मूल्य के मूलधन की दशा में यदि यह बंधक सादा बंधक है तो वह किया जा सकेगा रजिस्ट्रीगत लिखत द्वारा। संपत्ति का अंतरण करने के लिए सक्षम होने के लिए आवश्यक नहीं है क्या अंतरणीय संपत्ति उसकी अपनी हो। जन्म व्यक्ति अपने लाभ के लिए किए गए अंतरण पर निहित हित अर्जित करता है अपने जन्म पर। साभार दान है कैसा दान? जिसमें लाभ के साथ भार भी हो। जहाँ जो संपत्ति उसमें सुभिन्न हित रखने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रतिफलार्थ अंतरित की जाती है वहाँ भी अंतरक जब संपत्ति में उनके हित बराबर मूल्य के हों प्रतिफल में से बराबर का अंश पाने के हकदार है। संविधा में विनिर्दिष्ट अनुतोष के ऐसी बात जो अचल संपत्ति के अंतरण से संबंधित है पर वाद लंबन का नियम लागू होगा यह कथन कैसा है? सत्य है। संपत्ति के अंतरण में विक्रेता संपत्ति के तब तक के भाटकों के लाभों का हकदार है जब तक कि उसका स्वामित्व क्रेता को संक्रांत नहीं हो जाता। ठीक, दान के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो प्रतिफल आवश्यक नहीं है। अनुचित दावे का अंतरण चाहे वह प्रतिफल सहित हो या रहित किया जा सकता है ऐसे लिखित के निष्पादन द्वारा जो अंतरक उसके अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित हो। भोग बंधक में बंधकदार संपत्ति का अधिपत्य ले लेता है उसे भाटकों एवं अन्य लाभों को प्राप्त करने का अधिकार है जब तक बंधक धन अदा नहीं किया जाता। न्यायालय से ऐसी डिग्री प्राप्त करने का अधिकार कि बंधककर्ता उस संपत्ति का मोचन कराने के अपने अधिकार से आत्यंतिक रूप से वर्जित होगा कैसा है? प्रोबंध का अधिकार है ये। जहाँ की बंधक के दौरान संपत्ति में अनुवृद्धि यानी एक्सेशन होती है तो तत्प्रतिकूल संविधा न हो तो मोचन किए जाने पर बंधककर्ता अनुवृत्ति का हकदार होगा यह कथन सत्य है। ठीक, कौन होगा? बंधककर्ता अनुवृत्ति का हकदार। संविदात्मक प्रत्यासन में मोचन कराने के लिए धन निम्न में से किसे दिया जाएगा? तो बंधककर्ता को। अचल संपत्ति के पट्टे का पर्यवसान नहीं होता है जब पट्टादार दिवालिया हो जाए। ठीक, उपयुक्त में से गलत यानी से कौन सा कथन सही नहीं है देखना है। तो दान में यदि अदाता की मृत्यु प्रतिग्रहण के पूर्व हो जाती है तब वह विधिमान नहीं, ये शून्य होता है। ठीक, संपत्ति अंतरण अधिनियम का कोई संबंध नहीं होता है किससे? जल वायु प्रकाश से। ठीक, इन सभी से। निम्नलिखित में से कौन किसे अनुयोजित दावे से किसी अनुसूया हित का न तो क्रिया करेगा न ही दुर्व्यापार करेगा उसके लिए अनुबंध करेगा? तो ये उपरोक्त सभी न्यायाधीश विधि व्यवसाय न्यायालय से संसक्त अधिकारी। ठीक, हम नेक्स्ट चलते हैं। करपट पूर्ण अंतरण कैसा अंतरण है? शून्य करने होता है। विक्रय ऐसी कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण है जो दी जा चुकी हो, देने का वचन दिया होगा या उसका कोई भाग दे दिया गया हो या भाग को देने का वचन दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति अंतरित की जा सकती है? तो चल संपत्ति। ठीक, कौन सा कथन असत्य है? तो विमोचन नीचे की ओर और प्रबंध ऊपर की ओर, ये असत्य है। अपनी भतीजी बै को 5,000 रुपये इस शर्त पर अंतरित करता है कि वह अपने पति का परित्याग कर दे। वह अंतरण कैसा है?
शून्य है। ए 5,000 रुपये बै को इस शर्त पर अंतरित करता है कि वह से दे और ई की सम्मति से विवाह करेगा। ई की मृत्यु हो जाती है, से और दे की सम्मति से विवाह करता है, यह समझ जाएगी उसने शर्त पूरी कर दी है। ए और बै के बीच करार है कि बै को जीवन काल हित इस शर्त पर दिया गया कि वह संपत्ति का अंतरण तब तक नहीं करेगा जब तक आवश्यक नहीं हो, जब तक कि उसकी अन्य संपत्ति पर्याप्त हो। उक्त उदाहरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो उपरोक्त में से कोई भी शर्त नहीं है। शाश्वतता के विरुद्ध नियम, यह नियम चल एवं चल दोनों पर लागू होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्रमबंधन अंशदान के ऊपर अभिभावी होता है। ए जो एक हिंदू है अपने पिता बै से पृथक होकर 3 खेत क्षेत्र गया, यह विद्वेषण करते हुए सै को भेज देता है कि ए उन्हें अंतरित करने के लिए प्राधिकृत है। इन खेतों में से यह खेत ए का नहीं है, किंतु बै की मृत्यु के बाद वारिस के रूप में यह खेत को ए प्राप्त कर लेता है। सै ने विक्रय संहिता का विखंडित नहीं किया है, ऐसे यह अपेक्षा कर सकता है कि उसे गैर खेत परिदत्त करे। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। सुल्तानपुर मौजा में ए का हिस्सा आधा एवं बै का तथा सै का प्रत्येक हिस्सा चौथा ए है। तो इसमें से इस मौजे के 8 अंश का लालपुर मौजे में से 1/4 अंश से विनिमय करते हैं। कोई प्रतिकूल करार नहीं है तो ए लालपुर के 8 अंश का एवं बै तथा से प्रत्येक हकदार है, तो ये 16वें अंश के। ठीक, संपत्ति संबंधी वाद के लंबित रहते हुए संपत्ति का अंतरण होगा, न्यायालय की डिक्री आदेश के अधीन प्रभावी हो सकेगा। प्रत्यासन का अधिकारी व्यक्ति होता है तो कोई सहबंधक का मतलब उसकी जगह कोई नया व्यक्ति होता है। ठीक, उपरोक्त सभी हो जाएंगे। ठीक, विमोचन ऊपर की ओर, प्रबंध नीचे, उपरोक्त सभी हैं इसका राइट आंसर। विमोचन ऊपर की ओर और प्रबंध नीचे की ओर, यह नियम लागू होता है उपरोक्त सभी पर। सादा बंधक, सशर्त विक्रय, बोध बंधक में क्या सही नहीं है? विक्रेता का दायित्व है कि वह क्रेता को स्वत्व के बारे में पूछे गए सुसंगत प्रश्नों का उत्तर जानकारी रखते हुए भी दे दे। जहाँ की प्रतिभूति मूलधन 100 रुपये है, वहाँ बंधक जो हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक से भिन्न के बारे में क्या सही नहीं है? तो मौखिक रूप से अनुबंध किया जा सकता है। बंधकदार के कब्जे की बंधक संपत्ति में अनुवृत्ति बंधक चालू रहने के दौरान होती है। प्रतिकूल संविदा न हो तो मोचन किए जाने पर ऐसी अनुवृत्ति का हकदार कौन होगा? तो बंधक करता होगा। भार और बंधक के मध्य अंतर प्रकट करने के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो बंधक केवल किसी अवधि तक ही के लिए हो सकता है, जबकि भार शाश्वतता के लिए। निम्नलिखित में से कौन परिलक्षित सूचना का आधार नहीं है? तो पत्र के माध्यम से सूचना। स्थावर संपत्ति के पट्टे का पर्यवसान नहीं होता है पट्टाकर्ता की मृत्यु होने पर। नेक्स्ट चलते हैं। ए ने बै को संपत्ति दान की, बै द्वारा दान प्रतिकरण के पूर्व ही ए की मृत्यु हो गई, तो दान कैसा है? शून्य है। बै का ए लेनदार है, बै वह ऋण से को अंतरित कर देता है। ऐसे ऋण चुकाने के लिए बै तकाजा करता है। ए को अंतरण की यथाविहित सूचना धारा 131 संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 में नहीं मिली और वह बै को संदाय कर देता है। यह संदाय कैसा है? वैध है। पट्टा निम्न में से किस प्रकार की संपत्ति का होता है? केवल अचल संपत्ति का। संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में बंधक के सिद्धांत का उल्लेख है? तो धारा 58 में। पट्टे से संबंधित नियम में कौन सा कथन सत्य है? पट्टे के अंतर्गत उपयोग के अधिकार का अंतरण होता है। कै अपने मकान का स्वामित्व खे को 1 एकड़ जमीन और 20,000 रुपये के एवज में अंतरित करता है। बताइए कि यह समझौता निम्न में से क्या है? तो विनिमय है। संपत्ति अधिनियम की किस धारा में रिसीवर की नियुक्ति के बारे में प्रावधान है? तो 69A में। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संपत्ति अंतरण अधिनियम से संबंधित है? तो ये सभी, विक्रय, बंधक, पट्टा सभी। कौन सा नियोज्य दावा है? तो ये सभी, भविष्य निधि, भागीदारी में भाग का दावा और बकाया किराया। ठीक, ये सभी अनियोज्य दावा है। निम्नलिखित में से किस धारा में शाश्वतता के विरुद्ध नियम है? तो ये धारा 14 में है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। विलक्षण बंधक में पक्षकारों के अधिकार और दायित्व का निर्धारण निम्न में से किया जाता है। तो बंधक संविदा द्वारा, बंधक से बाहर द्वारा, प्रथा द्वारा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी अचल संपत्ति है? तो यह प्रॉफिट डिपेंडेंट अचल संपत्ति है। ठीक, संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में संपत्ति को परिभाषित किया? तो कहीं भी संपत्ति, यहाँ पर इनमें से कोई भी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से तत्व निर्वाचन के सिद्धांत का आवश्यक तत्व है? तो एक समयवार, लाभ, दान, संपत्ति का अनधिकृत अंतर, ये सभी हैं। ऐसी वस्तुएं जो वास्तव में उसके स्वामी के अधिकार में नहीं है परंतु उन वस्तुओं को वसूल करने का अधिकार अवश्य ही उसे है, ये समयवार है। गिरवी,
निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक के लिए आवश्यक नहीं है? तो यह संपत्ति के कब्जे का परिधान। निम्नलिखित में से किन मामलों में निर्वाचन सिद्धांत लागू नहीं होता है? तो विपरीत उद्देश्यों में। स्थावर संपत्ति का वर्षानुवर्षीय 1 वर्ष से अधिक का पट्टा कैसा है? तो ये केवल दृष्टिगत लिखत द्वारा किया जा सकता है। भावी संपत्ति का दान किया जा सकता है? गलत है। स्थावर संपत्ति के पट्टे का अवसान निम्न प्रकार से होगा, लेखबद्ध सूचना द्वारा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम के उपबंध लागू होते हैं अंतरणों पर अधिकांशतः स्थावर संपत्तियों के, परंतु कुछ उपबंध स्थावर एवं जंगम दोनों पर लागू होते हैं। कितनी राशि की संपत्ति के सादा बंधक के लिए दस्तावेज का लिखित बंधककर्ता द्वारा हस्ताक्षर 2 साक्ष्य द्वारा प्रमाणित एवं रजिस्टर्ड होना आवश्यक है? तो उपरोक्त सभी मामलों में 1000 रुपये, 500 रुपये, 100 रुपये तक के अपनी एक संपत्ति खे के पास बंधक रखता है और संपत्ति के हक विलेख भी खे को सौंप देता है। क्या उन हक विलेखों का निरीक्षण कर उनकी प्रतिलिपियां प्राप्त करना चाहता है? क्या ऐसा कर सकता है? यदि हाँ तो कब? बंधक मोचन का अधिकार बना रहने तक। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत विक्रय द्वारा अंतरण की विषय वस्तु हो सकती है? मात्र स्थावर संपत्ति। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत भूमि में निर्दिष्ट चीजें सम्मिलित की गई हैं भूपत्ति की परिभाषा में। संपत्ति अंतरण अधिनियम विनियमित करता है किसको? मात्र जीवित व्यक्तियों को। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो अधिष्ठा स्थल से पृथक व सुखाचार अंतरित नहीं किया जा सकता। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा बंधक है जिसमें बंधकदार को केवल विक्रय का अधिकार प्राप्त है? तो यह सादा बंधक। रामकिशोर अपने मित्र गोवर्धन को अपनी खेत में 5 वर्ष बाद पैदा होने वाली फसल दान में देता है। क्या यह दान विधानुसार है? तो नहीं। स्थावर संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत अन्य संक्रमण अवरुद्ध करने वाली शर्त कैसी शर्त को वैध बनाती है, किंतु अंतरण अवैध। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 25 में वर्णित है क्या? पूर्ववर्ती एवं उत्तरवर्ती दोनों शर्तें। किसी पूर्ववर्ती शर्त पर अंतरण की दशा में अंतरण प्रभावी होता है जब शर्त हो सार्थ अनुपालन कर दिया गया हो। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत यदि संपत्ति का स्वामी अंतरण से विसम्मत होने का निर्वाचन करता है तो निराश अंतरित प्रतिक्रिया पाने का अधिकार रखता है जब वह अंतरण अनुग्रही के निर्वाचन के पूर्व अंतरक मर जाता है, अंतरण अनुग्रही है तथा निर्वाचन के पूर्व अंतरक के अंतरण करने में असमर्थ हो जाता है, अंतरण प्रतिफलार्थ होता है। उपयुक्त सभी परिस्थिति जहाँ अंतरण अपराधीकृत व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो अंतरित संपत्ति जो बाद में ही तर्जित कर लेता है वह अंतरण वैध होने पर निम्नलिखित में से कोशिश आवश्यक नहीं है। यह कि अंतरित नहीं है अनिश्चित करने के लिए अंतरण करने की शक्ति रखता था, युक्त सावधानी बरती हो। सृष्टि हित के विरुद्ध निबंधन पर अग्निर्णय है टैक्स बनाम भोग से। फिर ये सृष्टि हित से संबंधित है। हित का अंतरण तथा स्वामित्व अंतरण असमान होकर बंधक में विक्रय व्यवहार है। अचल संपत्ति में शामिल नहीं है तो खड़ी फसल शामिल नहीं है। भागिक पालन के सिद्धांत पर निम्नलिखित से कौन सा निर्णय है? तो मोहम्मद भूसा बनाम अघोर कुमार गांगुली। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत प्रोबंध का अधिकार उपलब्ध है सुशर्त विक्रय द्वारा बंधक का। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अधीन बंधक धन के समुदाय का व्यक्तिगत दायित्व होता है मात्र सादा बंधक में। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।